प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गया भाड़ में। आइए पढ़ते हैं केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैक बॉन्डिंग। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट बॉन्डिंग का नाम सुना था। डायरेक्ट बॉन्डिंग में हमारे पास क्या थे? कोवेलेंट बॉन्ड आता है। डायरेक्ट बॉन्डिंग में हमारे पास क्या आता है? कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों क्या है? डायरेक्ट बॉन्डिंग है। लेकिन ये नया चीज कहां से आ गया? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग तो हम लोग अपने सोसाइटी में बहुत गलत अंदाज में लेते हैं कि ए का बी के साथ बैक बॉन्डिंग है, कान खड़े हो जाते हैं भाई सुनने के बाद। तो ये केमिस्ट्री में कहां से आ गया बैक बॉन्डिंग? तो आइए इस केमिस्ट्री के गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और बैक बॉन्डिंग को आज डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे हम। तो आखिर बैक बॉन्डिंग होता क्यों है? व्हाई देयर इज बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग होने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? ए और बी को क्या हो जाता है कि वो आपस में बैक बॉन्डिंग करने लगते हैं? तो बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी है एक बात को याद रखना कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है? तो यहाँ पर आवश्यकता है इलेक्ट्रॉनों की। और हम जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें बड़ी शिद्दत के साथ इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बड़ी शिद्दत से जब इलेक्ट्रॉन को चाहने लगता है तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि ये बैक बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है और ये कायनात कैसे उसकी मदद कर रही है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी भिखारी कितने तरीके के होते हैं। भिखारी को क्या चाहिए? 2 रुपया। इलेक्ट्रॉन चाहिए मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन। तो 3 तरीके के भिखारी हैं जो बड़ी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। पहला है जो बाई बर्थ होते हैं, है ना, बाई बर्थ होते हैं। और दूसरा होते हैं बाई नेचर या बाई एसोसिएशन। और तीसरा होते हैं बाई बोथ, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये बाई बर्थ भी होते हैं और बाई नेचर भी होते हैं। इनके साथ कुछ ऐसे टांग खींचने वाले लोग रहते हैं। सबसे अच्छा टांग कौन खींचता है बताइए? सबसे ज़बरदस्त खिंचाई कौन करता है? फ्लोरीन, है ना। आप देखिए यहाँ बोरान है और ये फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन यहाँ है। ये खींच रहा है, देख रहे हैं, डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस। यहाँ पे क्या हो गया? डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। यानी बोरान को क्या बना दिया? ये पहले से ही भिखारी था और भिखारी बना दिया। तो इसीलिए मैंने BF3 को नाम दिया ब्रांडेड भिखारी। तो जब ये ब्रांडेड भिखारी किसी भी इलेक्ट्रॉन को बड़ी शिद्दत से चाहेगा तो वही बात एक बार फिर कहूँगा कि पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। आई बात समझ में? तो अब ये बात समझ में आई कि बैक बॉन्डिंग क्यों होती है। तो अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गया कि बैक बॉन्डिंग तभी होती है जब इलेक्ट्रॉनों की चाह होती है, इलेक्ट्रॉनों की इच्छा होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। किसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को, क्योंकि उनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इस वजह से उनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता महसूस होती है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैक बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होगा कि ए जो है बी को इलेक्ट्रॉन देगा या बी ए को इलेक्ट्रॉन देगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब ए एक ही एटम किसी दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप बैक बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से कह सकते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे बात समझ में? इसीलिए बैक बॉन्डिंग को हम पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग होने के लिए क्या शर्तें हैं। ए और बी में क्या ऐसी खासियत होनी चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उनमें एक ज़बरदस्त बैक बॉन्डिंग हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं कि बैक बॉन्डिंग के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है प्यार का होना। अगर प्यार नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। ये प्यार क्या है? ये प्यार क्या होता है? और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि P जो है वो पोलर है और R जो है वो रिपल्सन है। अब आइए समझते हैं पोलर का मतलब क्या होता है। पोलर का मतलब ये हुआ कि
ए के पास खूब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो और बी के पास खूब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो। दोनों अपने अपने फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट होने चाहिए। यानी ए खूब ज़्यादा पॉजिटिव हो और बी जो है खूब ज़्यादा नेगेटिव हो। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि उसे पोलर होना चाहिए, उसे जोशीला होना चाहिए। ए भी पॉजिटिव जोश में और बी भी नेगेटिव जोश में, तो जाकर के एक बीबी की यानी बैक बॉन्डिंग की कंडीशन बनती है। दूसरा जो होता है पीआर का जो आर है वो रिपल्सन को दिखाता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात कर रहा है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, वहाँ पर अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन का जाना बहुत ही ईजी होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ BF3 का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, जो कि ब्रांडेड भिखारी है। आप जानते हैं कि इसके पास एक नहीं, दो नहीं, 3 लोन पेयर होते हैं और हम जानते हैं कि लोन पेयर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं। पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस में होता है, लोन पेयर में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यानी इस बोरान को आसानी से मिलने की संभावना बन रही है। तो पहला कंडीशन क्या है बच्चों, पोलर का होना, और दूसरा कंडीशन क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का होना। ठीक है, तो क्या सिर्फ यही दो कंडीशन है? अरे नहीं, और भी है। वो क्या है, डीए का मतलब ये हुआ खाली दिल होना चाहिए। पीआर होने के लिए खाली दिल होना चाहिए, यानी खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, चाहे वो पी हो या डी हो, चाहे वो छोटा दिल हो या बड़ा दिल हो। शर्त यह है कि उसमें एरो नहीं चलना चाहिए। अगर एरो चल गया है तो पीआर नहीं होगा, और जब पीआर नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं होगी। आगे बात समझ में? तो वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। अगर वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो यूँ समझ लीजिए कि बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। ठीक है, और जो फोर्थ कंडीशन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज फैक्टर। एज भी पीआर होने के लिए 20 से 30 साल होना चाहिए। बुढ़ा थोड़ी प्यार कर पाएगा, है ना, वो क्या प्यार करेगा, मरियल। तो एज जो है 20 से 30 साल होना चाहिए। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, यहाँ 20 से 30 का मतलब ये है कि एलिमेंट जो होने चाहिए वो नौजवान होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पीरियड 2 और 3 के एलिमेंट होने चाहिए। आगे बात समझ में? यहाँ 20 से 30 का मतलब ये हुआ कि एक जो है पीरियड 2 का हो और दूसरा जो है पीरियड 3 का हो, या दोनों ही पीरियड 2 के हों या दोनों ही पीरियड 3 के हों, तो जा कर के ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आइए अगर हम समराइज करें इसको, तो हमारे पास आ जाता है कंडीशन क्या बन के आया कि बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या बन के आ गया, पीआर दा या पर्दा, कुछ भी कह लीजिए आप। तो पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब जोशीले होना चाहिए। आर क्या होता है बेटा, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद होना चाहिए। डी से क्या हुआ, दिल। कैसा दिल होना चाहिए, यानी कैसा ऑर्बिटल होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। और ए क्या है, यानी एज 20 से 30 साल होना चाहिए, यानी पीरियड 2 और 3 का एलिमेंट होना चाहिए। ये मतलब हुआ। तो चलिए एक फाइनली हमारे पास आ गया एक बहुत छोटा सा वर्ड है जिसको हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं, पर्दा या प्यारदा, कुछ भी कह लीजिए आप। आगे बात समझ में? आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जब बैक बॉन्डिंग होगी तो वो कितने ताकतवर होगी वो बैक बॉन्डिंग, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसको बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, कि जो बैक बॉन्डिंग ए और बी के बीच में बन रही है वो कितनी मजबूत होगी, कितनी ताकतवर होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो बैक बॉन्डिंग जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है 2p2p के बीच में। आगे बात समझ में? उसके बाद किस में होगी, 3p2p के बीच में। हमने 3p2p दिखाया है, 2p3p नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि 3p की एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से इसमें जाना चाहेगा। और यहाँ 3p3d में
3p3d में d हमेशा खाली होता है, इसलिए 3p से 3d में जाना चाहेगा वो। आगे बात समझ में? तो आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे बेस्ट बैक बॉन्डिंग है, आप देख भी सकते हैं एनर्जी और साइज। यहाँ देखिए दोनों की साइज क्या है, लगभग सेम है। तो यहाँ पे बेटर ओवरलैपिंग होगी और जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 3p का साइज बढ़ गया, 2p का साइज छोटा है, तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी वो पुअर होगी और उसके बाद जो है आपका 3p3d में बॉन्डिंग होगी। तो सबसे मजबूत बॉन्डिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉन्डिंग कौन सी बनी? 2p2p, फिर 3p2p, फिर 3p3d। इससे जो बॉन्ड बनेंगे आप इसे कह सकते हैं 2p2p बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन 3p2p बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन 3p3d बॉन्डिंग। आगे बात समझ में? तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे कि ये हमारा बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आगे बात समझ में? अब आइए चेक करते हैं कि BF3, NCl3 और BCl3 में बैक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आइए हमारे पास जो पैरामीटर है PRDA, पर्दा, इससे चेक करते हैं। तो देखते हैं कि है कि नहीं। तो पहले देखते हैं पोलर है कि नहीं। तो हम जानते हैं बोरान और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये लाइन हमारी क्लियर हो गई कि इसके अंदर पोलैरिटी प्रेजेंट है। उसके बाद देखें कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद है कि नहीं। R से होता है रिपल्सन, तो ये चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इसका फ़ोटो बना लेते हैं और फोटो बना के चेक करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद है। उसके बाद देखते हैं थर्ड है कि नहीं, यानी डी का मीन्स क्या होता है? दिल होना चाहिए, चाहे वह वैकेंट p हो या वैकेंट d हो। तो आइए चेक कर लेते हैं। बोरान के पास, बोरान का कितना होता है? 5, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। हाँ बिल्कुल है। तो देखिए यहाँ पर एक नहीं 2 कटोरे खाली हैं इसके ना, देखिए। तो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है, तो डी है। उसके बाद देखते हैं एज फैक्टर 20 से 30 साल का है कि नहीं, यानी पीरियड 2 और 3 के हैं कि नहीं। तो आपको जान के बेहद खुशी होगी कि बोरान जो है पीरियड 2 का है, तो 2p होगा, और फ्लोरीन भी है 2p का है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी? बहुत स्ट्रांग होगी। तो इस एग्ज़ाम में, यानी पर्दा के एग्ज़ाम में ये पास हो गया, इसमें बैक बॉन्डिंग है। अब आइए चेक करते हैं NCl3 के अंदर। तो NCl3 में भी चेक करते हैं पर्दा वाला कॉन्सेप्ट लगा के कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है कि नहीं। तो सबसे पहले पोलर है कि नहीं। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की पोलैरिटी जो होती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वह पर्टिकुलर कंपाउंड उतना ही ज़्यादा पोलर होगा। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लगभग सेम होती है, तो यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो गई? 0 हो गई, यानी जोश है ही नहीं है भाई। जब जोश है ही नहीं है तो PR क्या होगा, है ना। इसका मतलब इसके अंदर जो है बैक बॉन्डिंग मौजूद नहीं होगी, भले ही उसके पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद है, क्योंकि क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन में भी आप देख रहे हैं कि 3 लोन पेयर तो होगा ही, 3 लोन पेयर तो होगा ही। तो इसमें प्रेजेंट है R, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद है। वैकेंट ऑर्बिटल भी मौजूद हैं, किसके पास? नाइट्रोजन के पास। चेक कर लेते हैं है कि नहीं, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, तो ये देख लीजिए आप 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये भी एक इशारा कर रहा है कि इसमें जो है बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसमें न तो पोलैरिटी है, न तो इसके पास नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। आगे बात समझ में? अब आइए चेक करते हैं BCl3 के अंदर। BCl3 में भी देखते हैं, आपका पर्दा कॉन्सेप्ट लगाते हैं और चेक करते हैं पोलैरिटी है। हाँ, बोरान और क्लोरीन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना। तो ये चीज़ हमारी पास हो गई, पोलैरिटी है। अब चेक करते हैं क्या इसके अंदर रिपल्सन है। क्लोरीन है तो रिपल्सन है, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 लोन पेयर होते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, खाली दिल है कि नहीं। तो बोरान के पास अभी हम लोगों ने चेक किया, हाँ है। अब देखिए एज फैक्टर, यहाँ पे चेक करते हैं कि बोरान जो है वो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा? 2p में होगा, और क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में होगा। तो हम जानते हैं बैक बॉन्डिंग तो हो जाएगी, क्योंकि 20 से 30 साल एज होनी चाहिए, नहीं पीरियड 2 और पीरियड 3 का एलिमेंट होना चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन 2p से पुअर होगी, यानी BF3 से इसमें जो है
पुअर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए BF3 और BCl3 में सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग किस में होगी, तो BF3 की ज़्यादा होगी और BCl3 की इससे कम होगी। आगे बात समझ में? वेरी गुड। आइए कुछ और कर लेते हैं, जैसे ट्राइसिलिल अमीन। यहाँ देखिए नाइट्रोजन है और यहाँ पे है सिलिकॉन SiH3 और SiH3, यहाँ पे आपका लोन पेयर है। अब देखते हैं, पर्दा लगाते हैं इसमें और देखते हैं पोलैरिटी है कि नहीं। नाइट्रोजन और सिलिकॉन में बिल्कुल पोलैरिटी है, तो ये हमारा पास हो गया। अब देखते हैं इसमें रिपल्सन मौजूद है कि नहीं। देखिए ऐसा है, नाइट्रोजन के पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन मौजूद है ना। देखिए बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन क्या है, मौजूद है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। ये पीरियड 3 के एलिमेंट है और पीरियड 3 का जो जितने भी एलिमेंट है सबके पास क्या होता है, 3d 0 खाली होता है, बिल्कुल है ना। 3p भरा होता है लेकिन 3d 0 बिल्कुल खाली होता है। तो हर इलेक्ट्रॉन की इच्छा होती है, जैसे देखिए, जैसे आदमियों की इच्छा होती है कि मरने से पहले एक बार 5 धाम कर लें, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों की इच्छा होती है कि एक बार जो है वो D और F में भी घूम के चले आएँ। तो यहाँ पे क्योंकि बड़ा आराम है भाई, D में बहुत आराम है और F में तो महा आराम है, इसीलिए तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलते हैं। D ऑर्बिटल F ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हम बाद में बात करेंगे इस पे। लेकिन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन मौजूद है ना। तो ये लोन पेयर जो है ये कहाँ चला आएगा, इसमें जो है दुम दबा के भाग आएगा। तो यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है ना, ठीक है। तो रिपल्सन तो मौजूद ही है। चलिए एक एक बात करते हैं, वैकेंट दिल है कि नहीं। हाँ भाई वैकेंट दिल है, D ऑर्बिटल बड़ा वाला दिल मौजूद है। और एज फैक्टर भी चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है और सिलिकॉन का जो है 3p में है। तो हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आइए OCl2 में चेक करते हैं, OCl2। तो यहाँ पर भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मौजूद है ना। या कहिए तो शुरू से चेक कर लेते हैं, पर्दा लगाते हैं, पर्दा PRDA। तो सबसे पहले देखें पोलर है कि नहीं। हाँ, ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलर है, तो ठीक है, वेरी गुड। रिपल्सन है कि नहीं, यहाँ तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को भर के है। उसके बाद ये वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अंदर जो है, देखिए ऑक्सीजन का जब आप नोट करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ये हो गया 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद क्या हो गया 2p4। तो देखें यहाँ 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, और क्लोरीन के पास क्या है देखिए, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो खाली नहीं है, कोई डब्बा खाली है क्या, नहीं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है। क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल। देखिए d ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, इस तरीके से। तो जब एटम के बीच में है तो मैं एटम को बीच में लिख दे रहा हूँ, देखिए एटम को बीच में लिख दे रहा हूँ और ऐसे बना दे रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा। ये एक्चुअल इसका फ़ोटो नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें दुम दबा के भागना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि है क्या, बैक बॉन्डिंग, बिल्कुल। अच्छा, एज फैक्टर भी चेक कर लेते हैं। तो एज भी क्या है, ऑक्सीजन का 2p का है और क्लोरीन का 3p का है, तो एज फैक्टर भी इसके फेवर में है। उम्मीद करता हूँ आपको बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।